हेलो प्यारे बच्चों, सभी को राधे राधे। मैं पवन आचार्य आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं एनसीए के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से होंगे। और आज की क्लास में अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 पादप रोग विज्ञान, जो कि 6 से 8 नंबर आपके लेके आएगा। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल शब्दों में ये चैप्टर दे रखा है। इसको सिस्टमेटिक तरीके से अगर पढ़ा जाए तो आप बहुत ही शानदार तरीके से अच्छे नंबर ला सकते हैं। मेन बात आपको इस चैप्टर में जो ध्यान रखनी है वो इसमें जितने भी डायग्राम्स हैं, वायरस से लेकर फंजाई, फाइटोप्लाज्मा, जितने भी डायग्राम दे रखे हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से ड्रॉ करके जाना है। आपको 3 से 4 बार प्रैक्टिस करके जाना है। डायग्राम जरूर पूछेगा, 100% क्वेश्चन उसमें डायग्राम से बनेगा ही बनेगा। ये क्वेश्चन वो निकालता है किसी न किसी के लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक्स निकालता है कि जीवाणु के कैरेक्टर क्या है, फाइटोप्लाज्मा के कैरेक्टर क्या है, वायरस के कैरेक्टर क्या है, उसमें से निकाल सकता है कैरेक्टर से। फिर वो आपको क्वेश्चन देगा वेरी शॉर्ट से शॉर्ट। सब टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वैज्ञानिकों के नाम भी हैं। वैज्ञानिकों नाम के साथ में खोज कब हुई थी वो भी यहाँ पर दे रखा है, और बहुत सारे टर्म्स यहाँ पर दे रखी है। जो छोटी छोटी जो टर्मिनोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर को रिवाइज करते हुए चलेंगे अपन। चैप्टर का नाम पादप रोग विज्ञान। सबसे पहले बात की जाए इसके इतिहास को लेके, तो इसका जो पादप रोग विज्ञान का जो इतिहास रहा हुआ है, इतिहास से भी क्वेश्चन यहाँ पर, हिस्ट्री से क्वेश्चन बनेंगे, ये भी अपन को ध्यान में रखेगा। उससे पहले इसकी डेफिनेशन को लेके बात करें कि पादप रोग विज्ञान या प्लांट पैथोलॉजी किसको कहते हैं। तो पौधों के रोग, इस दुनिया में ऐसा कोई प्लांट नहीं है जिसमें कोई रोग नहीं लगता है। रोग लगेगा और 100% लगेगा। तो रोगों का अध्ययन करना पड़ेगा। स्टडी ऑफ प्लांट डिजीज इज नोन एज प्लांट पैथोलॉजी। इसको अपन फाइटोपैथोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना। प्लांट पैथोलॉजी को अपन क्या कहते हैं? फाइटोपैथोलॉजी के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि इसमें लॉजी वर्ड लगा हुआ है। तो ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड हो जाएगा? ग्रीक लैंग्वेज का 3 वर्ड है यहाँ पर। कौन कौन से? फाइटोन प्लस पैथोस प्लस लोगोस। ठीक है, फाइटोन प्लस पैथोस प्लस लोगोस। फाइटोन का मतलब प्लांट, पैथोस मतलब डिजीज, और लोगोस मतलब स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ प्लांट डिजीज इज नोन एज फाइटोपैथोलॉजी या प्लांट पैथोलॉजी। और फादर ध्यान में रखना, प्लांट पैथोलॉजी के फादर वर्ल्ड के अंदर एंटोन डी वेरी है, और जबकि इंडिया के अंदर E.J. बटलर है। ये जो E.J. बटलर है आपकी पूरी बुक में 3 बार आएंगे। एक बार यहाँ आ गए फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के अंदर, एक बार आएंगे फादर ऑफ माइकोलॉजी, है ना। माइकोलॉजी के फादर कौन है इंडिया के अंदर? तो भी E.J. बटलर है। एक बार आएंगे आपके जब डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पर्ल मिलेट अपन पढ़ेंगे 6th चैप्टर के अंदर, तो वहां पर डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पर्ल मिलेट को डिस्कवर करने वाले कौन थे? वो भी E.J. बटलर थे। तो 3 बार यहाँ पर E.J. बटलर आ रहे हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। फिर बात करते हैं इसकी हिस्ट्री को लेके। तो हिस्ट्री अपन स्टार्ट करते हैं 1845 से। 1845 के अंदर सबसे पहले आयरलैंड, कहाँ पर बेटा? आयरलैंड का अकाल पड़ा था। फेमाइन ऑफ आयरलैंड बोलते हैं। किसकी वजह से आया? पोटैटो के अंदर आया था। पोटैटो की लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आलू की पछेती अंगमारी की वजह से आया था, और लगभग 12.5 लाख लोग उस टाइम मारे गए थे भूख के कारण, क्योंकि वहाँ आयरलैंड के लोगों का जो मेन फूड है वो आलू है। जैसे अपन इंडिया के अंदर चावल और गेहूं है, वैसे वहाँ के लोगों का मेन फूड क्या है? आलू है। तो आलू की फसल खत्म हो गई थी, तो उस वजह से बहुत टाइम तक वहाँ पर आलू नहीं हो पाया था, जिससे बहुत सारे लोग मर गए थे। फिर 1845 के बाद में 1885 के अंदर क्या हुआ था? फ्रांस के अंदर, कहाँ पर बेटा? फ्रांस में यहाँ पर एक डिजीज देखी गई थी, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पर्ल मिलेट, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स, अंगूर की मृदुरोमिल आसिता रोग देखी गई थी। और यहाँ पर कोई मरे नहीं थे। यहाँ पर एक डिस्कवरी हुई थी, किसकी बेटा? बोर्डेक्स मिक्सचर की, बोर्डेक्स मिश्रण की डिस्कवरी जो है किसने की थी बेटा? प्रोफेसर P.M.A. मिलार्डेट नाम के साइंटिस्ट ने, P.M.A. मिलार्डेट नाम के साइंटिस्ट ने बोर्डेक्स मिक्सचर को डिस्कवर किया था। बोर्डेक्स मिश्रण क्या होता है? 3 से मिलकर बना होता है, कॉपर सल्फेट, चूना यानी कि लाइम, और पानी। ठीक है, रेशियो जो है वो यहाँ पर 5:50, तीनों को मिला के बना गया था बोर्डेक्स मिश्रण। और ये ध्यान रखना मेरे बच्चों, बोर्डेक्स मिश्रण जो है वो जीवाणुनाशी प्लस कवकनाशी, यानी कि इट इज एक्ट एज फंजीसाइड एज वेल एज बैक्टीरिसाइड, दोनों का रूप में काम करता है। बैक्टीरिया को भी किल करता है और फंजाई को भी किल करता है। फिर बात करते हैं 1885 के बाद में, फिर चलते हैं अपन इंडिया के अंदर 1943। यहाँ पर चलेंगे अपन बंगाल का अकाल। बंगाल के अंदर भी ये यहाँ पर फेमाइन हुआ था बेटा। ये आया था बेटा राइस के ऊपर, चावल के ऊपर यहाँ पर देखा गया था। और कौन सा डिजीज आया था? ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ पेडी के नाम से ये डिजीज आई थी, जिसकी वजह से 20 लाख लोग यहाँ पर मारे गए थे। फिर 1944 के अंदर फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाई गई थी वैक्समैन ने, जिसका नाम रखा गया था स्ट्रेप्टोमाइसिन।
1966 के अंदर फर्स्ट सिस्टेमिक फंजीसाइड का निर्माण किया गया था कार्बोक्सिन के नाम से। तो ये जितनी भी बातें मैंने कही है वो सिस्टमेटिकली आपको मैंने समझाई और इनमें से 100% क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे, चाहे वो फिलिप्स में पूछें चाहे वो एमसीक्यू में पूछें। चलिए अब चलते हैं अपन कि यहाँ पर अलग अलग टर्मिनोलॉजी आ रही है, जैसे रोग किसे कहते हैं, है ना, डिजीज किसे कहते हैं। डिजीज जो है वो एक प्रकार का माल फंक्शनिंग प्रोसेस है जो कि प्रॉपर उत्तेजना से प्राप्त होता है। डिजीज पैदा करने वाला फैक्टर क्या कहलाता है, पैथोजन कहलाता है। ठीक है, पैरासाइट किसे को कहते हैं, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है उसको पैरासाइट कहते हैं, जिसके ऊपर रहेगा उसको होस्ट कहते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होता है, अविकल्पी परजीवी जो केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहता है उसको क्या कहते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। सेफ्रोट्रॉफ क्या कहते हैं, जो मरे हुए पदार्थों से जीवन यापन करें उनको सेफ्रोट्रॉफ कहते हैं। यहाँ पर दो वर्ड आएंगे, अतिवर्धन और अतिवृद्धि। हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी क्या होता है कि अगर जब पैरासाइट होस्ट पर अटैक करता है तो होस्ट की जो कोशिकाएं होती है अगर उसकी संख्या बढ़ रही है तो उसको अपन हाइपरप्लेजिया कहते हैं, और अगर उसकी साइज बढ़ रही है तो उसको हाइपरट्रॉफी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर दो वर्ड और हैं, इट्यूलेशन और एक वर्ड है अपने पास क्लोरोसिस, हरिमाइनता, हरितमाइनता, और एक वर्ड आएगा पांडुरता। देखिए दोनों ही कंडीशन में प्लांट जो है वो पीले रंग के पड़ जाते हैं, येलो कलर के पड़ जाते हैं, और येलो कलर होने का रीजन यहाँ पर अलग अलग है। अगर क्लोरोफिल नहीं मिल पाया और फिर प्लांट पीला पड़ गया तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है, क्लोरोसिस कहलाती है। ठीक है, और अगर प्लांट पीला पड़ा है पर रीजन ये है कि उसको सनलाइट नहीं मिल रही है, प्रकाश नहीं मिल रहा है, तो पौधे पीले पड़ जाते हैं, तो उसको इट्यूलेशन या पांडुरता के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ पर एक जो वर्ड इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आपको समझा देता हूँ। फिर एक है यहाँ पर अल्टरनेटिव होस्ट क्या होता है, एकांतर परपोसी। देखो बेटा, जो ऐसी फंजाई जो अपना जीवन पूरा करने के लिए दो होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो पहला होस्ट जो है वो प्राइमरी होस्ट कहलाता है और दूसरा होस्ट को सेकेंडरी या अल्टरनेटिव होस्ट कहा जाता है। फिर आपको एक वर्ड परेशान करेगा, पैथोवार। पैथोवार क्या होता है, पीवी, जिसको अपन कह देंगे पैथोवार। देखिए जब बैक्टीरिया अटैक करता है प्लांट के ऊपर तब तो डिजीज पैदा होगी, जाहिर सी बात है। अब बात आती है जैसे मान लो जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पीवी सिट्राई, ठीक है ना, जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पीवी सिट्राई। अब ये जो बैक्टीरिया है जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पीवी सिट्राई, ये नींबू के अंदर डिजीज पैदा करता है, नींबू के अंदर सिट्रस कैंकर के नाम से। अब सिट्रस कैंकर के नाम से ये बैक्टीरिया अटैक कर रहा है जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस, बट इस जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस की भी एक सब स्पीसीज, एक उपजाति जिसका नाम है सिट्राइन, ये पर्टिकुलर केवल सिट्रस प्लांट को ही अटैक करता है, केवल नींबू के पौधे को ही अटैक करता है और किसी को अटैक नहीं करता। अब क्योंकि पर्टिकुलर अटैक कर रहा है इसके लिए यहाँ पर बीच में अपने को क्या लगाना पड़ेगा, पीवी लगाना पड़ेगा। पीवी किसको शो करेगा, पैथोवार को शो करेगा। यानी कि ए सब स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया हु कैन कॉज डिजीज इन अ पर्टिकुलर प्लांट इज कॉल्ड पैथोवार। ठीक है, चलिए बाकी तो सब आप कर ही लोगे। सिस्टेमिक क्या होता है, ऐसे केमिकल्स जो या ऐसे पैथोजन जो प्लांट पर एक पार्ट पर अटैक करते हैं पर उसका इफेक्ट पूरे प्लांट्स पर दिखाई देता है तो उसको अपन सिस्टेमिक कहा जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पैथोजन शुरू हो जाते हैं बेटा। अब आपको पता है प्लांट्स में डिजीज पड़ रहे हैं तो एक एक सब आएंगे। तो सबसे पहले फंजाई की बात करते हैं, कवक की बात करते हैं कि फंजाई या कवक किसे कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल है। सबसे पहले ध्यान रखेगा ये कैसे सेल है बेटा, यूकैरियोटिक। आपको विशेष रूप से पहले ये ध्यान में रखना, अगर आपको सेल के बारे में पता लग गया तो आप बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाओगे। जैसे फंजाई यूकैरियोटिक है, जबकि अपन जब बैक्टीरिया पढ़ाऊंगा आपको मैं अभी थोड़ी देर में, बैक्टीरिया पढ़ेंगे और एक अपन पढ़ेंगे फाइटोप्लाज्मा। ठीक है, फाइटोप्लाज्मा, ये दोनों प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, फिर बात करते हैं वायरस की, वायरॉइड की। ठीक है, अब ये तो कोई सेल नहीं है, ना तो ये प्रोकैरियोटिक है ना ये यूकैरियोटिक है, ना ये बायोटिक है ना ये अबायोटिक है। दीज आर मीजोबायोटिक, ना तो इसको जिंदा बोल सकते हैं ना इनको मरा हुआ बोल सकते हैं। ये कैसे होते हैं बेटा, मीजोबायोटिक होते हैं, है ना। दीज आर लिंक बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक। ठीक है, तो बस हो गया, पूरा चैप्टर इसी में समाया हुआ और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो अपने को ये ध्यान में रखना, फंजाई यूकैरियोटिक सेल हो जाएगी बेटा, बैक्टीरिया और फाइटोप्लाज्मा जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल हो जाएगी, वायरस और वायरॉइड कैसे हो जाएंगे, मीजोबायोटिक हो जाएंगे। एक और आता है आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया आर स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया, स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया। बस पूरा चैप्टर इसी में चल रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। फंजाई कैसी बेटा, यूकैरियोटिक सेल है, यूनिसेलुलर भी हो सकती है, मल्टीसेलुलर भी हो सकती है। यूनिसेलुलर केवल एक ही है, पूरे चैप्टर में केवल एक ही फंजाई का नाम दे रखा है जो कैसी है बेटा, यूनिसेलुलर। बाकी सब की सब कैसी आएगी आपको, मल्टीसेलुलर आएगी।
तो जो एक दे रखा उसी को याद कर लो, बाकी जो भी आएगा वो सब कैसा आएगा, मल्टी में जाएगा। तो यूनि का नाम कौन है, सैक्रोमाइसिस ईस्ट, सैकेरोमाइसिस ईस्ट। जो ईस्ट है वो कैसी फंजाई है बेटा, यूनिसेलुलर है, बाकी सभी फंजाई कैसे जाएगी, मल्टी सेलुलर जाएंगी। ठीक है, फिर बात करते हैं फंजाई के कैरेक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। फंजाई की स्टडी क्या कहलाती है, माइकोलॉजी, पहले मैंने समझा दिया आपको। माइकोलॉजी, देखिए माइकोलॉजी में दो स्टडी होती है, एक तो फंजाई की, एक मशरूम की। मशरूम इज ऑल्सो फंजाई, ध्यान रखना। जो बटन मशरूम जो एगेरिकस स्पीसीज होती है फंजाई की, वो बटन मशरूम कहलाती है, और बटन मशरूम की सब्जी खाते हैं लोग, बाग सब्जी के रूप में उपयोग लेते हैं मशरूम को, ध्यान रखिए। ठीक है, फंजाई के कुछ सिंपल कैरेक्टर्स, जैसे कि उसके घर को, आवास को क्या कहते हैं, आवास कैसा होना चाहिए, हैबिटेट कैसा होना चाहिए, थैलस कैसा होना चाहिए, ये सब अपन बात करेंगे। आवास की बात करेंगे तो देखिए, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं है, फंजाई के पास क्लोरोफिल नहीं है, तो ये अपना फूड खुद नहीं बना सकती, तो किसी और के ऊपर डिपेंड रहेगी। तो डिपेंड रहेगी तो इसको क्या कहते हैं अपन, ये किस टाइप का इसका होगा, यहाँ पर हैबिटेट, यहाँ पर होगा हाइपर पैरासाइट या सेप्रोफाइट नेचर का होगा, या सिम्बायोटिक नेचर का होगा, किसी और के ऊपर डिपेंड रहने का नेचर होगा। फिर आता है थैलस। थैलस क्या होता है, इट इज अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर बिटवीन रूट, स्टेम एंड प्लांट। यहाँ जड़, तना और पत्ती में अविभेदित संरचना होती है। सर ये लाइन कहाँ से आई है, ये लाइन बता दो आपको, जब कैरोलस लिनियस की बात करें, लिनियस ने क्या किया था, फंजाई को प्लांट्स के अंदर रख दिया था, जबकि फंजाई प्लांट नहीं है, ध्यान रखने पर, रख दिया था प्लांट के अंदर। और बाद में जब आर.एच. विटेकर आए थे, तो आर.एच. विटेकर ने क्या किया था, फंजाई को अलग से किंगडम में रखा था, फंजाई किंगडम, क्योंकि अब कैरोलस लिनियस ने प्लांट्स में रख दिया, तो उनकी बात को आप मना नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या बोलते हैं अपन कि यहाँ जड़ और तना और पत्ती में अविभेदित है, इसको अपन डिफरेंशिएटेड नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आता है पोषण, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मैंने भी कहा था, क्लोरोफिल नहीं है तो किसी और के ऊपर डिपेंड रहेगा, यस और नो। फिर आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दोनों टाइप से होता है, सेक्सुअल भी होता है और असेक्सुअल भी होता है। न्यूक्लियस स्टेटस, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल है तो वेल डेवलप न्यूक्लियस मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, लाइफ साइकिल सिंपल से कॉम्प्लेक्स होती है। जब अपन माइक्रोस्कोप के अंदर फंजाई को देखते हैं ना, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे धागे दिखेंगे, उन धागों को अपन क्या कहते हैं, हाइपा कहते हैं। इन धागों को कवक तंतु या हाइपा कहा जाता है, और बहुत सारे हाइपा मिलकर क्या बनाते हैं, एक जाल बनाते हैं, एक नेट बनाते हैं, उस नेट को क्या कहते हैं बेटा अपन, माइसीलियम कहते हैं। क्या कहते हैं, माइसीलियम। अब ये माइसीलियम दो टाइप का होता है भाई साहब, है ना, 1 और 2। एक तो होता है असेप्टेट, एक तो होता है असेप्टेट, है ना, और एक हो जाएगा सेप्टेट। सेप्टेट और असेप्टेट में क्या डिफरेंस है, देखो, अगर मान लो पूरा बिल्कुल माइसीलियम खाली है अंदर से, खाली इन द सेंस कोई क्रॉस वॉल नहीं है, बिल्कुल ऐसे न्यूक्लियस बिखरे बिखरे पड़े हुए हैं, और अगर मान लो क्रॉस वॉल पाई जा रही है ऐसे बीच बीच में, और एक एक के अंदर एक एक न्यूक्लियस मिल रहा है, ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है, सेप्टेट कहलाती है, क्योंकि सेप्टा पाए जा रहे हैं, और अगर नहीं मिलेंगे तो क्या कहलाएगा, असेप्टेट। पीए सकार्डो नाम का एक साइंटिस्ट आएगा आगे जाके, उसने फंजाई को 4 क्लास में डिवाइड किया। एक क्लास के पास में असेप्टेट है, 3 क्लास के पास में सेप्टेट है। जो एक क्लास है उसको याद कर लो, वो कौन सी क्लास है बेटा, ओमाइसिटीज, या इसको कहते हैं अपन फाइकोमाइसिटीज। ओमाइसिटीज या फाइकोमाइसिटीज के पास में ये वाला हो जाएगा, और बाकी 3 में ये वाला हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करें फंगल सेल के स्ट्रक्चर। अब आपको ये तो इसमें समझा जाए तो कुछ बात ही नहीं है, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल सब मिलेंगे यहाँ पर, न्यूक्लियस भी मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, पूरा मिलेगा, वो स्ट्रक्चर आपको बनानी है, स्ट्रक्चर अच्छे से याद करके जाना। उसके बाद में आता है कवक के अंदर पोषण। पोषण जो होता है कवक में, या न्यूट्रिशन 3 टाइप से होता है बेटा। 3 टाइप से कौन कौन सा होता है, 1, 2 और 3। पहला है यहाँ पर पैरासाइट नेचर का, पैरासाइट का मतलब परजीवी प्रकार का। दूसरा हो जाएगा मृतजीवी यानी कि सेप्रोफाइट प्रकार का, और तीसरा हो जाएगा सहजीवी यानी कि सिम्बायोटिक प्रकार का हो जाएगा। पहला आता है पैरासाइट। अच्छा, पैरासाइट का मतलब क्या होता है, जो लिविंग पर डिपेंड रहता हो, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहता है उसको क्या कहते हैं, पैरासाइट। जो डेड पर रहेगा उसको क्या कह देंगे, सेप्रोफाइट, है ना, सेप्रोट्रोप, सेप्रोफाइट। सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है, 2 साथ निभाएंगे, प्लस और प्लस। ठीक है, इसमें क्या होता है समझता है थोड़ी देर में। पैरासाइट का मतलब क्या, लिविंग। इसके अंदर 3 पार्ट डिवाइड होता है। नंबर 1 ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या होगा, ओनली एंड ओनली लिविंग चाहिए, ऐसी फंजाई जिसको केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए, अगर लिविंग नहीं मिलेगा तो मर जाएगी, पर किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगी। दूसरा आता है यहाँ पर फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट। वैसे फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट, फैकल्टेटिव का मतलब होता है मतलब योग्यता, एबिलिटी, मतलब हो सकता है ऐसा। फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट का मतलब होता है विकल्पी मृतजीवी।
मतलब वैसे तो ये अधिकतर लिविंग पर ही डिपेंड रहता है, पर मान लो कभी लिविंग नहीं मिला तो ये मरे हुए यानी कि सेप्रोफाइट के रूप में भी जीवन जी सकता है। ठीक है, ये तो क्या है, ओनली लिविंग, ये अधिकतर लिविंग है पर कभी कभी सेप्रोफाइट है। और तीसरी कंडीशन आती है फैकल्टेटिव पैरासाइट, वैसे तो ये मरे हुए यानी कि अधिकतर सेप्रोफाइट होते हैं पर कभी कभी ये लिविंग पर भी डिपेंड रह सकते हैं, तो ये हो जाएगा। फिर आता है सेप्रोफाइट जो मरे हुए से रह जाएगा। सिम्बायोटिक में दो कंडीशन बनती है बेटा, ध्यान रखना, एक तो होती है लाइकेन, एक होती है माइकोराइजा, लाइकेन और माइकोराइजा। देखो लाइकेन क्या होता है और माइकोराइजा क्या होती है, यहाँ पर आवश्यकता किसको है, जरूरत किसको है, फंजाई को। फंजाई उनके पास जाएगी जो खुद का भोजन खुद बना सकते हैं, जैसे कि अच्छा इस पूरी दुनिया में दो ही ऐसे हैं जो खुद का भोजन खुद बना सकते हैं, एक तो प्लांट और एक एल्गी या साइनोबैक्टीरिया जिसको अपन कहते हैं। तो सबसे पहले एल्गी के पास में जा रही है, कौन जा रही है, फंजाई। तो इसको जब फंजाई किसके पास में गई, एल्गी के पास में, तो इस रिलेशन को अपन ने क्या नाम दिया, लाइकेन। ठीक है, अब फंजाई एल्गी के पास में गई, यार फंजाई मेरे को खाना दे दे यार, है ना, तो एल्गिन का ले खाना चाहिए तेरे को, ये मैंने दे दिया तेरे को कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट इन द सेंस खाना, फूड। तो एल्गी ने खाना दे दिया, पर आपको पता है कलयुग चल रहा है, बिना ऐसे कोई फायदा पहुंचाए कोई बात होगी नहीं। चल मैं तेरे को कार्बोहाइड्रेट दे रही हूँ तेरे को, तो इसके मतलब मेरे को भी कुछ चाहिए। भाई मेरे पास तो क्या है, मेरे पास रॉ मटेरियल है, जैसे कि वाटर है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, मतलब जो ऑर्गेनिक मैटर, वाटर, मिनरल्स, ये मैं तेरे को दे पाऊंगी, हाँ कोई बात नहीं, ये मेरे को दे दे। तो फंजाई एल्गी को क्या दे रही है, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर, मिनरल्स, ये वो प्रोवाइड करवा रही है एल्गी को। एल्गी इसके बदले में क्या दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट दे रहा है। जब दो ऑर्गेनिज्म में ऐसे प्लस और प्लस का रिलेशन निभाते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक कहते हैं। ठीक है, फिर आता है माइकोराइजा, माइको प्लस राइजा, माइको यानी कि फंजाई, राइजा मतलब रूट, क्योंकि रूट किसके पास में है, प्लांट के पास में। तो ये फंजाई गई रूट्स के पास में, कौन से रूट्स, कौन से प्लांट, दो तीन टाइप के प्लांट है, हायर प्लांट है जैसे कि यूकेलिप्टस, फर्न, है ना, पाइनस ट्री, ये ऐसे सब हाई क्लास वाले प्लांट है, उनके पास जाती है कौन, ये फंजाई। फंजाई भी एक स्पेशल जेनरा है यहाँ पर जिसका नाम है ग्लोमस जेनरा। कौन सा जेनरा, ग्लोमस। तो ये ग्लोमस जेनरा वाली फंजाई जाती है किसके पास में, इन यूकेलिप्टस फर्न के पास में, कि यार मेरे को खाना दे दो यार, ऐसे मत करो, तुम्हारे पास खाना है, चल ठीक है कोई बात नहीं, तुम मेरे पास आई है तो मैं तेरे को खाना दे देता हूँ। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट दे दिया इसको, और इसके बदला कहा नहीं भैया कार्बोहाइड्रेट तुमको दिया है तो उसके बदला हमको भी कुछ चाहिए। तो इसने फंजाई ने कहा कि मैं तुमको फॉस्फोरस और नाइट्रोजन अवेलेबल करवा सकती हूँ, सॉइल के अंदर जो फॉस्फोरस और नाइट्रोजन पड़ा है मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगी। प्लांट्स ने कहा ओके कोई दिक्कत नहीं, ये हमारे काम के हैं। ठीक है, तो ये जब ये दो संबंध ऐसे बनते हो तो उसको क्या कहते हैं अपन, सिम्बायोटिक संबंध कहते हैं। चलिए तो उसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट, फिर आता है क्लासिफिकेशन आता है यहाँ पर फंजाई का। फंजाई को मैंने अभी कहा था कैरोलस लीनियस ने, टेक्स जो कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है, उन्होंने फंजाई को प्लांट्स के अंदर बांटा था। आर.एच. व्हिटेकर ने इसको अलग से ही किंगडम में डाल दिया था। ठीक है, जिसका नाम फंजाई किंगडम था। पी.एस. अकार्डो ने अकॉर्डिंग टू माइसीलियम, कवक जाल के आधार पर इसने 4 क्लासों में डिवाइड किया था, ओमाइसिटीज या फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, इनमें जो माइसीलियम होता है वो कैसा होता है, सबके अंदर ब्रांच मिलेगा, बस पहली जो क्लास है ओमाइसिटीज उसके अंदर असेप्टेड मिलता है, बाकी सबके अंदर सेप्टेड मिलेगा। और स्पोर की बात करें तो ओमाइसिटीज का ओ स्पोर, एस्कोमाइसिटीज का एस्कोस्पोर, बेसिडोमाइसिटीज का बेसिडोस्पोर, इस प्रकार से स्पोर बन जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने। फिर आता है यहाँ पर अधिकतर जो फंजाई है वो आपको डिजीज पैदा करने वाली मिलेगी, पर कुछ फंजाई ऐसी है जो आपको फायदा पहुंचाने वाली होगी, जैसे कि सैक्रोमाइसिस ईस्ट, इसका यूज अपन बेकरी आइटम्स बनाने में करते हैं। नंबर 2 बटन मशरूम, ये एडिबल फंजाई है, खाते हैं लोग बाग सब्जी के रूप में, हाईली प्रोटीन होती है इसके अंदर। फिर नेक्स्ट तीसरी ट्राइकोडर्मा, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राइकोडर्मा। ठीक है, ये बायोलॉजिकल कंट्रोल, डिजीज के बायोलॉजिकल कंट्रोल में काम आता है। चलिए नंबर 2, फिर आगे बात करते हैं अपन फंजाई के बाद में। नेक्स्ट नंबर 2 बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की बात करें तो बेटा प्रोकैरियोटिक सेल है, डिस्कवर करने वाले एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। आया हुआ क्वेश्चन आरबीएससी बोर्ड में, डिस्कवरी किसने की थी बैक्टीरिया की, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। सबसे पहला डिजीज कौन सी है बैक्टीरिया से डिस्कवर होने वाला, फायर ब्लाइट ऑफ पियर, जो कि इरविनिया एमाइलोवोरा से होता है। इरविनिया एमाइलोवोरा एक प्रकार का बैक्टीरिया है, टीजे बोरिल ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। कैरेक्टर्स की बात करें तो इसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी हुई थी, यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन की बनी होती है। 70S राइबोसोम पाए जाते हैं,
माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया की जगह मिजोसोम पाया जाता है जो एक्ट एज माइटोकॉन्ड्रिया काम करेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा डीएनए मिलता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अलावा एक्स्ट्रा डीएनए और मिलता है जिसको प्लाज्मिड कहा जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से इसको क्लासिफाई करते हैं। और फिर मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजी में बैक्टीरियल सेल 4 प्रकार की होती है, कोकस यानी कि गोलाकार शेप में, है ना, रोड शेप के अंदर, स्पाइरल यानी कि सांप जैसा लहराता हुआ, और कोमा शेप के अंदर आपको मिलेगा। सबसे पहले बात करें इनकी अधिकतर जो बैक्टीरिया जो प्लांट्स के अंदर डिजीज पैदा करते हैं वो किस शेप के होते हैं, रोड शेप के होते हैं। मेरे बच्चों ध्यान में रखना, एग्जाम्पल जैसे कि जेंथोमोनास, जेंथोमोनास एक किस टाइप का बैक्टीरिया है, रोड शेप का बैक्टीरिया। फिर आता है माइक्रोकोकस। देखो अब ये जो कोकस है ना, इसको अलग अलग में डिवाइड कर दो। अगर एक सेल है तो माइक्रोकोकस, 2 सेल है तो डिप्लोकोकस, 4 सेल है तो टेट्राड हो जाएगा। ये 4 सेल पीछे की तरफ डिवाइड हो रही है तो सार्सिना हो जाएगा। अगर ये पूरा पूरा ऐसे लंबी लंबी चेन बना रही है तो स्टेप्टोकोकस हो जाएगा। और अगर ये अंगूर के गुच्छे जैसे बना रहा है तो इसको अपन क्या कहते हैं, स्टेफिलोकोकस कहते हैं। आई रिपीट, सिंगल मोनोकोकस या माइक्रोकोकस, डिप्लोकोकस 4 बना रहा है तो टेट्राड, 4 पीछे की तरफ डिवाइड होके 8, 32 ऐसे सेल्स का ग्रुप बनाए तो उसको सार्सिना कहते हैं। लंबी चेन बनाए तो इसको स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। अगर ऐसे अंगूर का बंच बना रहा है तो उसको अपन स्टेफिलोकोकस कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट बैक्टीरियल सेल की बात। बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, स्ट्रक्चर बहुत सिंपल, बहुत तरीके से अपन इसको समझाते हैं। स्ट्रक्चर अच्छे से याद कर लेना। सबसे पहले इसकी सेल वॉल बनी होती है किसकी, पेप्टिडोग्लाइकेन की, अंदर सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी। इस सेल वॉल के ऊपर हल्की सी लेयर और हो सकती है, इस लेयर को क्या कहा जाता है, कैप्सिड कहा जाता है, इस लेयर को कैप्सूल कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद में इसको चलने के लिए एक स्ट्रक्चर चाहिए, इसको क्या कहते हैं अपन, फ्लैजिला कहते हैं, ध्यान रखना, जो कि फ्लैजिलिन प्रोटीन की बनी होती है। इसके अंदर यहाँ पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन पाइलाई कहते हैं। ये पाइलाई जो है वो कॉन्जुगेशन में, जब एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से चिपकता है तो चिपकने को अपन कॉन्जुगेशन कहते हैं, तो कॉन्जुगेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होती है, इसको मिजोसोम कहा जाता है। ठीक है, मिजोसोम कहा जाता है जो कि एक्ट एज माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करेगा। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलेगा, इस डीएनए के अलावा एक्स्ट्रा और पाया जाता है जिसको अपन क्या कहते हैं, अपन प्लाज्मिड कहते हैं। ये वही प्लाज्मिड है जिसको अपन ने सेकंड चैप्टर के अंदर काम लिया था। ठीक है, इस प्रकार की ये पूरी स्ट्रक्चर बनती है बैक्टीरिया की। फिर यहाँ पर जो फ्लैजिला अरेंजमेंट है उसके अकॉर्डिंग बैक्टीरिया अलग अलग प्रकार के होते हैं। देखो बेटा, अगर ये बैक्टीरिया है, अगर इसके एक एंड पे है तो मोनोट्राइकस, दोनों एंड पे है फ्लैजिला तो एम्फीट्राइकस, फिर वन एंड पे पूरा पूरा गुच्छा बन रहे हैं तो सेफेलोट्राइकस, दोनों तरफ गुच्छे बन रहे हैं तो लोफोट्राइकस, अगर चारों तरफ फ्लैजिला मिल रहे हैं तो पेरिट्राइकस, और कुछ भी नहीं है तो एट्राइकस। ठीक है, इस प्रकार से बनता है। यहाँ पर वापस रिपीट कर देंगे, ध्यान रखिएगा। अगर एक तरफ है तो मोनोट्राइकस, क्या फ्लैजिला एक तरफ है तो वन एंड पे है तो मोनोट्राइकस, एग्जांपल आपको देख लेंगे। ठीक है, दोनों एंड पर है तो एम्फीट्राइकस, वन एंड पे पूरा पूरा बंच है, टफ या बंच है, ग्रुप ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट है तो उसको कहते हैं सेफेलोट्राइकस। दोनों एंड पर बंच है तो लोफोट्राइकस, चारों तरफ है तो पेरिट्राइकस, और कुछ भी नहीं है तो आर्ट्राइकस। फिर यहाँ पर सेल वॉल के अकॉर्डिंग यहाँ पर एससी ग्राम ने इसको 2 क्लास में डिवाइड किया था, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव में डिफरेंस पूछ सकता है, ध्यान में रखना। पॉजिटिव की सेल वॉल बड़ी होती है, मोटी होती है, यहाँ पर सेल वॉल थिन होती है। अगर मोटी सेल वो है तो जाहिर सी बात है पेप्टोग्लाइकेन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पर पेप्टोग्लाइकेन की क्वांटिटी कम होती है। टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, यहाँ पर नहीं होता है, ये अपन इस प्रकार से ध्यान में रख पाएंगे। फिर आता है बैक्टीरियल सेल में अधिकतर जो जेनरा है वो डिजीज पैदा करने वाले होते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अपने को फायदा पहुंचा सकते हैं, जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नंबर 2 दूसरा बैक्टीरिया यहाँ पर आएगा एग्रोबैक्टीरियम, इसको अपन जेनेटिक इंजीनियर ऑफ नेचर कहा जाता है, ध्यान रखना। इसको अपन काम लिया था सेकंड चैप्टर के अंदर, याद आ रहा हो तो। एग्रोबैक्टीरियम इज ऑल्सो कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियर ऑफ नेचर के नाम से जानते हैं। फिर आता है फाइटोप्लाज्मा, डायग्राम अच्छे से देख लेंगे। फाइटोप्लाज्मा इज ऑल्सो प्रोकैरियोटिक सेल, डोई नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, और इसमें सेल वॉल नहीं होती, ध्यान रखना। ये पूछ सकता है कि विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म एब्सेंट सेल वॉल, तो आंसर क्या हो जाएगा, फाइटोप्लाज्मा। इसमें सेल वॉल नहीं होती है पर सेल मेम्ब्रेन 3 लेयर की बनी होती है, ध्यान रखना। डबल स्ट्रैंडेड, इसमें डीएनए मिलेगा, आरएनए मिलेगा, सब कुछ मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर 2 एंटीबायोटिक का यहाँ पर स्प्रे किया गया था इसके ऊपर। तो एक एंटीबायोटिक है
पेनिसिलिन का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि पेनिसिलिन के लिए फाइटोप्लाज्मा क्या है, रेजिस्टेंस शो करती है, प्रतिरोधी होती है, जबकि दूसरा है टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन के लिए फाइटोप्लाज्मा वेरी सेंसिटिव, ध्यान रखना ये बहुत खतरनाक तरीके से कंट्रोल करता है टेट्रासाइक्लिन। लगभग 1000 प्लांट के अंदर जो है ये प्लांट में डिजीज पैदा करता है, पर 3 डिजीज के नाम दे रखे हैं यहाँ पर, डेटिलिपोब्रिंजल, फाइलोडियोप्सिसम और तीसरा है ग्रासिस रूट ऑफ शुगर कैन। 3 डिजीज करता है, इसमें से स्पेशली 2 ध्यान में रखना, एक तो डेटिलिपोब्रिंजल और एक आपका फाइलोडियोप्सिसम, ठीक है। चलिए, आर्के बैक्टीरिया क्या होता है, स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो विशेष आवास में रहते हैं और जिस आवास में ये रहेंगे उसको उसी का नाम देते हैं। और आर्के बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टोग्लाइकेन की बनी हुई नहीं होती है, ये बनी होती है स्यूडोम्यूरिन की, जो इसको एडवर्स कंडीशन में रहने के लिए हेल्प करेगा। जो बैक्टीरिया जिस कंडीशन में रहेगा उसको उसका नाम दे देते हैं, जैसे एसिडोफिलस एसिडिक एरिया में रहेगा, थर्मोफिलस जो गर्म क्षेत्र में रहेगा उसको थर्मोफिलस कह देते हैं वार्म एरिया के अंदर। अगर वो सेलाइन एरिया में रहेगा तो हेलोफिलस, अगर वो गाय के गोबर में या गाय की जो एलिमेंट्री कैनाल होती है गट वहां रहेगा तो उसको मेथेनोजोन बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। फिर चलते हैं अपन वायरस के ऊपर। वायरस कोई सेल नहीं है, यहाँ पर 3-4 साइंटिस्ट के नाम आएंगे, ध्यान रखना किसने क्या कहा था। बिजेरिंक ने क्या कहा था, इसको क्वांटिज्म वायोम फ्लूडम कहा था। वायरस नाम किसने दिया था, बिजेरिंक ने दिया था। टोबैको मोजेक वायरस का क्रिस्टलाइजेशन किसने किया था, ये किया था स्टैनले ने, ठीक है। वायरस की डेफिनेशन क्या होती है, ये कोई सेल नहीं है, ठीक है, असेलुलर स्ट्रक्चर होती है और ये न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं ये, न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। न्यूक्लियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड, या तो इसके अंदर डीएनए मिलेगा या इसके अंदर आरएनए ही मिलेगा, प्लस प्रोटीन का यहाँ पर क्या होता है, आवरण होता है। उस प्रोटीन के आवरण को क्या कहते हैं अपन, कैप्सिड कहते हैं। अगर मतलब ऐसा समझ सकते हैं अपन, ये यहाँ पर इसका डीएनए या आरएनए होगा और उसके चारों तरफ क्या होता है, ये कैप्सिड का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर डीएनए या तो डीएनए मिलेगा या आरएनए ही मिलेगा, दोनों कभी एक साथ नहीं होते हैं वायरस के अंदर, ध्यान रखना, ठीक है। जब प्लांट्स के अंदर डिजीज पैदा करता है तो कौन पैदा करता है, यही पैदा करते हैं, और उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, ये कैप्सिड करता है, ठीक है। तो और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है वायरस, ध्यान रखिएगा। और फिर स्पेशल टाइप के वायरस जो बैक्टीरिया को खाते हैं उनको अपन बैक्टीरियोफेज कहते हैं। जो गंगा नदी का जो पानी साफ रहने का रीजन कौन सा है, बैक्टीरियोफेज, वहां पर ऐसे स्पेशल वायरस पाए जाते हैं गंगा नदी में, ताकि वो बैक्टीरिया को पनपने नहीं देते हैं। जब बैक्टीरिया नहीं आएगा तो पानी भी खराब नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर आता है वायरोइड। वायरोइड ये भी वायरस लाइक स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं, वायरोइड कहते हैं। वायरोइड के अंदर ध्यान रखना, वायरस और वायरोइड में डिफरेंस पूछ सकता है, पूछे आपको तो बहुत इजीली बता दीजिएगा। वायरस के अंदर या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, जबकि वायरोइड के अंदर केवल क्या होता है, आरएनए होता है, ठीक है। यह भी ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, वो भी ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। इसके अंदर प्रोटीन का यहाँ पर वायरस में कैप्सिड मिलेगा, जबकि वायरोइड में कैप्सिड नहीं मिलता, ये डिफरेंस है। फिर आता है प्रियोन। प्रियोन क्या होते हैं, दीज आर पीआईपी, प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं। ये कोई सेल नहीं है, प्रियोन आर नॉट सेल, ठीक है। ये पर ये पार्टिकल होते हैं, किसके पार्टिकल होते हैं, प्रोटीन से बने हुए पार्टिकल होते हैं जो इन्फेक्शन नेचर के होते हैं। इनको अपन स्लो वायरस के नाम से भी जानते हैं, पजलिंग प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं, किसको, प्रियोन को। प्रियोन के द्वारा अभी तक प्लांट्स में कोई डिजीज देखी नहीं गई है, ये अभी तक इसने ह्यूमन में डिजीज फैलाई है और एनिमल्स के अंदर डिजीज फैलाई है, ठीक है ना, प्लांट्स में डिजीज नहीं फैलाई। उसके बाद में अलग अलग यहाँ पर सिम्टम्स आते हैं, जैसे रस्ट का मतलब क्या होता है, कोरोजन लाइक अपीयरेंस, है ना, रस्ट का मतलब जंग लगना जैसा पदार्थ है। स्पट का मतलब क्या होता है, चारकोल लाइक पाउडर बन जाता है, जो प्लांट्स की जो बालियां होती है उसमें चारकोल जैसा पदार्थ बन जाता है। तीसरा डाउनी मिल्ड्यू, अगर लीफ की डाउन सरफेस पर अगर व्हाइट फंगल पाउडर दिखाई दे रहा है तो उसको डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं। अपर सरफेस पर दिखाई दे रहा है तो उसको पाउडर मिल्ड्यू कह देते हैं। लीफ स्पॉट क्या होता है, अगर पत्तियों की पर्टिकुलर एरिया की सेल्स अगर मर जाती है तो उस मरे हुए एरिया को वो कुछ कलर शो करते हैं, उसको अपन लीफ स्पॉट कहते हैं अपन, ठीक है। लीफ कर्ल क्या होता है, उसका मार्जिन जो है वो सिकुड़ जाता है तो लीफ कर्ल कहते हैं। तो वो सिंपल सिम्टम्स यहाँ पर आ रहे हैं जिसको अपन आसानी से कर पाएंगे। फिर आता है यहाँ पर प्लांट डिजीज मैनेजमेंट के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, 6 प्रिंसिपल्स यहाँ पर आते हैं बेटा। यहाँ पर 6 प्रिंसिपल्स। नंबर 1 पहला आता है अवॉइडेंस, यानी कि परिवर्जन। अवॉइडेंस का मतलब क्या होता है कि प्लांट्स को पैथोजन के कॉन्टेक्ट में लाने से रोकना है। ऐसे एक्टिविटी करो ताकि वो पैथोजन के कॉन्टेक्ट में नहीं आए। जैसे आपने फील्ड का सिलेक्शन किया, वैरायटी का सिलेक्शन किया, क्रॉप का सिलेक्शन किया, या आप ऐसे सिलेक्ट कर रहे हो ताकि उसमें पैथोजन नहीं आए, तो ये हो जाएगा अवॉइडेंस। दूसरा आता है एक्सक्लूजन, बहिष्करण। ये इसमें वो एक्टिविटी करते हैं
ताकि पैथोजन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा पाए। आपको ऐसा कुछ करना है ताकि वो दूसरी जगह पर नहीं जा पाएगा। इसके लिए यहाँ पर एक वर्ड आता है क्वारंटाइन, प्लांट क्वारंटाइन। यहाँ पर एक नियम आएगा डीपा, DIPA, फुल फॉर्म इंपोर्टेंट है, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट 1914 के अंदर इसको लागू किया गया था। और ये नियम कहता है कि आप किसी भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक राज्य से दूसरे राज्य पर कोई भी प्लांट प्रोपगेशन, प्लांट मटेरियल को आप लेके नहीं जा सकते। अगर लेके जा रहे हो तो उसमें प्रॉपर चेक किया जाएगा, इसके अंदर कोई वीड के सीड तो नहीं है, कोई इंसेक्ट तो नहीं है, तो कोई अनडिजायरेबल थिंग्स तो नहीं है, ताकि पता लगे कि आप लेके जा रहे हो वो वहाँ के देश में, वहाँ की जगह पर फैल जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, क्वारंटाइन लागू कर रखा है। और क्वारंटाइन कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। इंटरनेशनल क्वारंटाइन का एग्जाम्पल है गन्ने के ऊपर लगा हुआ है, शुगर केन के ऊपर। इस वजह से इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, फिजी इन कंट्री से शुगर केन परचेज नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वहां पर शुगर केन में डिजीज हैं जो अपने इंडिया आ सकती हैं, इस वजह से वहां से परचेज नहीं करना अपने को। इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर 2-3 जगह हैं। नंबर 1 दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल। दार्जिलिंग से आलू के ट्यूबर को एक्सपोर्ट नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि वहां पर एक डिजीज है मस्सा डिजीज, वाइल्ड डिजीज ऑफ पोटैटो, इसकी वजह से नहीं कर सकते। एक है तमिलनाडु, नीलगिरी पहाड़ियां, वहां से भी आलू को एक्सपोर्ट नहीं करते, आलू के जो प्लांट मटेरियल है उसको एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पर गोल्डन निमेटोड का अटैक बहुत ज्यादा है, सुनहरा सूत्रकृमि उसका बहुत अटैक है, उस वजह से नहीं करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से बनाना को भी 4-5 स्टेट से उनके जो प्लांट मटेरियल उसको एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। इस प्रकार से उन्मूलन, एरिडिकेशन ये अपन तब करते हैं जब मान लो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में कोई पैथोजन आ जाता है, तो वहां से हटाने के लिए आप क्या प्रोसेस कर रहे हो वो इसके अंदर आएगा। फिर नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन, डिजीज आने से पहले या फिर सोविंग करने से पहले अपन को प्लांट को ट्रीटमेंट देते हैं, वो इसके अंदर आएगा। इस प्रकार से अपन इनको कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज, पादप रोगों का वर्गीकरण। अलग अलग टाइप दे रखे हैं, बायोटिक, मेसोबायोटिक, एबायोटिक रूप में। यहाँ पर जो एग्जाम्पल दे रखे हैं डिजीज के, जरूर नहीं आप वही लिखो। अगर आपको जैसे मान लो फंजाई से होने वाली डिजीज के नाम लिख रखे हैं, यहाँ पे गेहूं की रोली दे रखा है, आपको गेहूं की रोली या रस्ट डिजीज याद नहीं आ रहा, दूसरा भी लिखना चाहो तो भी लिख सकते हैं। नंबर 2 जो क्लासिफिकेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रफल के अनुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया के अनुसार। यहाँ पर बात करेंगे 4 प्रकार की डिजीज होती है। स्पोरेडिक डिजीज जो कभी कभी आती है, बहुत कम नुकसान पहुंचाती है, स्पोरेडिक डिजीज। एंडेमिक डिजीज जो पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं, अभी जो क्वारंटाइन का एग्जांपल लिया था वो इसमें भी लिख सकते हो आप। क्यों? क्वारंटाइन के जो एग्जांपल थे वो पर्टिकुलर एरिया में थे, और अभी पर्टिकुलर एरिया का क्या नाम दिया अपन ने, एंडेमिक डिजीज नाम दिया। एंडेमिक में क्या होता है, पर्टिकुलर एरिया में कोई डिजीज मिलती है उसको एंडेमिक डिजीज कहा जाता है। तीसरा आता है एपिडेमिक, जो किसी बड़े एरिया को कवर करता है और काफी नुकसान पहुंचाता है, काफी डिस्ट्रक्टिव नुकसान पहुंचाता है, तो उसको एपिडेमिक कहा जाता है। और जो पूरे कॉन्टिनेंट में या पूरे वर्ल्ड में आ जाए तो उसको अपन क्या कहते हैं, पैंडेमिक डिजीज कहते हैं। ठीक है, फसल के आधार पर आप कर ही पाएंगे। फिर आता है पोषण न्यूनता विकार डिसऑर्डर की बात करें, लेकिन जरूरी नहीं है कि कोई डिजीज जो है वो पैथोजन से ही आए, हो सकता है वो किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी भी आ सकती है। जैसे धान का खैरा रोग जिंक की कमी से होता है, ओट या जय का ग्रेसपेक मैग्नीज की कमी से होता है, फूल गोभी का विपटेल मोलिब्डेनम की कमी से होता है। तो ये किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी भी डिजीज आ सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ये पूरे चैप्टर को अपन क्लासिफाई कर रहे हैं, पूरे चैप्टर को समझाने का प्रयास किया है। चलिए मिलते हैं, इस वीडियो को आप देखिएगा, इसको समझिएगा, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। साथ में मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।